हे गाइस, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बैरिस्टर बाबा में। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और उसके इम्पोर्टेंट क्वालिटी पोर्शन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आज मैं कवर करूंगा कि क्या क्या आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं जिससे आपका काम हो जाए। 25 क्वेश्चन कम से कम आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन कम से कम आपकी पॉलिटी से आते हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं एंड तक और इस पूरे जो बता रहा हूँ वो पढ़ते हैं तो मेरी गारंटी रहेगी कि अगर आप 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से 22 से 23 तो करके आके बैठ जाओगे और फिर बेहतरीन कमेंट भी कर देना जब पूरा पेपर अच्छा हो जाए तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमको जितने भी इंडियन काउंसिल एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे वो पढ़ने हैं। इनके कीवर्ड्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का एक कीवर्ड है डायरकी, तो उसमें डायरकी डायरेक्ट ऑप्शन में दे देगा, वहां पे आपको मार्क करना है, उससे काम हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स पूछ लेते हैं कि कौन कौन से थे। ज्यादातर वो जो चेयरमैन होते थे कमेटी के उनका नाम पूछ लेते हैं, या फिर जो मेंबर्स थे जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी में जितने भी मेंबर्स हैं उनका एक नाम दे देंगे। उसमें से एक कोई मेंबर नहीं होगा उस कमेटी का हिस्सा, उसका नाम दे देंगे ऑप्शन में कि इनमें से कौन से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, वो आपको मार्क कर देना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर इंटरिम गवर्नमेंट की बात करते हैं कि 1946 में अगर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो उसमें क्या क्या पोर्टफोलियोज किसके पास थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू साहब के पास क्या था, फॉरेन मिनिस्टर थे, और वल्लभ भाई पटेल हमारे क्या थे, वल्लभ भाई पटेल साहब हमारे होम मिनिस्टर थे। क्यों थे? क्योंकि उनको आंतरिक इंटरनल मामलों की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी हुआ करती थी, उनको जानकार बोलते थे, तो इसीलिए उनको लॉ पुरुष भी बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि और क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो भाई पॉलिटी में देखो प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे। सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करना है प्रियम्बल। प्रियम्बल को पढ़ना है अच्छे से। प्रियम्बल से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कब एडॉप्ट किया गया, कब इनेक्ट किया गया, क्या क्या वर्ड्स थे, उसमें से पूछ ले इक्वालिटी कितने टाइप की दे रखी है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कितने टाइप की है। अब तो वर्ड्स भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये वर्ड का पूरा एक आपका क्रम पूछ लेंगे कि ये सीक्वेंस ऐसा है, कितने कितने दे रखे हैं वर्ड्स, कितने हैं नहीं है, लिबर्टी कितना है, ये वो सारी चीजें पूछ लेते हैं। प्रियम्बल आपको आराम से देखना है। इसके बाद बात करते हैं, चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। आर्टिकल 1, 2, 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 और 3 में बस इतना सफर इतना देखना है आपको कि एक में हम किसी अगर कहीं युद्ध कर लेते हैं, बाई चांस मान लो कि पाकिस्तान को हमने जीत लिया, तो पाकिस्तान को अगर अंदर कर लेंगे तो वो किस आर्टिकल में आएगा, किस आर्टिकल के थ्रू आएगा। और अगर हम यूपी से ही उत्तराखंड निकाल दिया जैसे हमने, तो वो किस आर्टिकल के अंडर में आएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। आर्टिकल 4 में यही चीजें बताई गई इसके लिए क्या क्या जरूरी है और कौन इसको करेगा, ये सारी चीजें। तो इसके लिए बहुत सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। इसके लिए सिर्फ पार्लियामेंट ही कर देगा। किसी का भी अल्टरेशन अगर करना होगा, नाम चेंज करना होगा तो नाम वैसे तो नाम चेंज करने की जिम्मेदारी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री साहब ने ले रखी है, वो सबका नाम चेंज कर देते हैं। खैर छोड़िए। तो अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद सिटीजनशिप में अगर हम बात करते हैं सिटीजनशिप में अगर हम पार्ट 2 की बात करते हैं सिटीजनशिप में, तो आर्टिकल 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी टर्मिनेट कब हो रही है सिटीजनशिप। और आर्टिकल 11 की जो इसके लिए लॉ बना रहे हैं सिटीजनशिप के लिए, वो कौन बना रहे हैं, पार्लियामेंट लॉ बना रही है, वो आपको बस पता होना चाहिए। ये आर्टिकल 11 में दे रखा है। इसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। पार्ट 3 की अगर बात करते हो फंडामेंटल राइट्स आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। दिलो जान से इसको पढ़ना। फंडामेंटल राइट से सीधे सीधे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। वन लाइनर से अगर आप पढ़ लो उससे काम हो जाएगा। जैसे बस आर्टिकल 14 में क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आप अगर सिर्फ चार्ट एक ले लेंगे 20 रुपए का, तो उसमें वन लाइनर टाइप के दे रखे हो तो वो पढ़ने में उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ आर्टिकल्स आपको उनके सबसेक्शन भी पढ़ने पड़ेंगे, अंदर का भी पूरा क्लॉजेस पढ़ने पड़ेंगे। वो है आर्टिकल 19, 20 और 22। ये आप अच्छे से पढ़ लेना अंदर से भी। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 23, 24 ये सब तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये सब पूछे जाने वाले हैं, ये हर बार पेपर में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 29, 30। ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना, इसको एक बार अंदर से भी देख लेना। माइनॉरिटीज के राइट्स दे रखे हैं। इसके बाद आर्टिकल 32 रेमेडीज, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए आर्टिकल 32 दे रखा है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है अच्छे से। ये जो आपको अंदर से पढ़ना है वो आपको सिर्फ आर्टिकल 19, 20 और 22 देखना है। बाकी सारे अगर ऊपर से भी देख लोगे तो काम हो जाएगा। बट फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ने हैं, मुंह जबानी याद होने चाहिए कि ये इस आर्टिकल नंबर में ये चीज दे रखी है, तभी आपका भला होगा।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल्स में, तो फिर आते हैं पार्ट 4 में डीपीएसपी में। डीपीएसपी में भी आपको सारे पढ़ने हैं। डीपीएसपी सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आपको दिलो जान से याद करना है। सारे डीपीएसपी आपके इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर के साथ। और इसके बाद डीपीएसपी आएगा आपका इसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज सबसे पहला क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी से ये बनता है कि फंडामेंटल ड्यूटी को कब ऐड किया गया, किस अमेंडमेंट के थ्रू, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इसमें एक जो दूसरा क्वेश्चन फ्रेम होता है कि आप जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई है वो कब हुई, वो किस अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई। इसके बाद जो एक लास्ट क्वेश्चन इससे फ्रेम होता है वो ये होता है कि इनमें से ये 4 से कोई ऑप्शन दे देंगे, इनमें से पूछ लेंगे इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन जो फ्रेम होता है फंडामेंटल ड्यूटी से वो यही होता है कि राइट टू वोट हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी आपको देखनी है अच्छे से, 11 की 11 ड्यूटी को सामने रखकर एक दिन बैठ के पढ़ लेना। पेपर में आपको ऑप्शन देखेंगे, आप मार्क कर देंगे। इसके बाद आते हैं पार्ट 5 में आते हैं। अगर हम तो बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट की आपको एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट हो रहा है, उसका जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो आपको देखना है, कैसे कैसे होगा। और इसके बाद मैनर ऑफ इलेक्शन, तो वही चीज़ हो गई, मैनर ऑफ इलेक्शन आपको देखना है। एग्जीक्यूटिव पावर देखनी है, उनकी लेजिस्लेटिव पावर देखनी है। प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर है वही उनकी ऑर्डिनेंस पावर होती है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी देखनी है प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट को जब आप पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट को आप पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि प्रेसिडेंट को आप गवर्नर के साथ पढ़ें। ये दोनों लगभग सेम तरह काम करते हैं, कुछ ही चीज़ों में आपको डिफरेंस मिलेगा, लगभग सेम है। तो इन दोनों प्रेसिडेंट और गवर्नर को आपको साथ में पढ़ना है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लगभग सारी चीज़ें सेम हैं, कुछ ही चीज़ों में प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि पार्डनिंग पावर में बात करें, तो पार्डनिंग पावर में प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है और गवर्नर के पास थोड़ी सी कम है। गवर्नर आपके अगर आपको मौत का फरमान सुना दिया गया तो आप उसको बचा नहीं सकते, वो प्रेसिडेंट के पास पावर है, आप उसके पास जाइए, वो मन करेगा तो बचा लेगा। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली है। इसमें भी अगर आर्टिकल्स की बात करूँ, आर्टिकल 52 इंपॉर्टेंट है और 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये बहुत अच्छे से देख लेना, इनको दिलो जान से पढ़ना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इनको इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को अच्छे से देख लो। वाइस प्रेसिडेंट का बस आर्टिकल याद रखो, आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पढ़ लेना कि क्या है क्या नहीं है। वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ये सारी चीज़ें। वाइस प्रेसिडेंट को भी हल्का फुल्का पढ़ लेना, उसको सैलरी कहाँ से मिलेगी, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की मिलेगी या एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है राज्यसभा की उसकी मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो हम आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ, आर्टिकल 74 और 75। आर्टिकल 74 में आपको दे रखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और आर्टिकल 75 में दे रखा है प्राइम मिनिस्टर असिस्ट करेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट दे रखी है आर्टिकल 75 में। और अगर आर्टिकल 76 की बात करते हैं, आर्टिकल 76 में दे रखा है हमारा महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नाम याद रखना है और इनका आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल को अंदर से भी पढ़ लेना है, अटॉर्नी जनरल का क्या काम है। और अटॉर्नी जनरल को पढ़ना जब, तो एक बार एडवोकेट जनरल को साथ में रख के पढ़ना। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल और 165 आर्टिकल है आपका एडवोकेट जनरल, तो स्टेट का भी आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अब यहाँ से डायरेक्ट हमको जंप करना है आर्टिकल 79 पे। आर्टिकल 79 में क्या दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई पार्लियामेंट के पार्ट कौन कौन होते हैं। तो पार्लियामेंट के पार्ट आपको पता होने चाहिए, पार्लियामेंट के पार्ट कौन कौन है, प्रेसिडेंट साहब है, राज्यसभा है, लोकसभा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं 108 पे, आर्टिकल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 109, 1010 और 1010 में मनी बिल दे रखा है। 108 में आपकी ज्वाइंट सेटिंग दे रखी है पार्लियामेंट की, कब कब होगी। ये चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना कि कब नहीं हो सकती है ज्वाइंट सेटिंग, ठीक है ना। तो ये चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना। नॉर्मली जो बिल होंगे, नॉर्मल बिल जो होंगे, ऑर्डिनरी बिल होते हैं, उसके लिए ज्वाइंट सेटिंग होती है, मनी बिल के लिए कभी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ अगर बात करते हैं कि 1012 में क्या दे रखा है, तो आपका जो बजट निकाला जाता है 1 फरवरी को, वो आपका आएगा किससे, 112 यानी कि 112 आर्टिकल में दे रखा है आपका बजट। इसके बाद डायरेक्ट आपको आना है 124, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 124 यहाँ से स्टार्ट होता है आपका काम, जो है लॉ वाला आपका पूरा काम स्टार्ट होगा। यहाँ से आपका सुप्रीम कोर्ट मिल जाएगा। आर्टिकल 124 से लेकर 143 तक आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल,
जितने भी ऑड में चल रहे हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन में आपके लिए थोड़े कम इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिलेंगे, जैसे 136 एसएलपी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस एक दो आर्टिकल और बीच में फंस जाएगा जो आपके लिए ऑड इवन नंबर में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, बाकी सारे ऑड में ही आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दे रखे हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 148 सीएजी के बारे में। तो सीएजी के बारे में अंदर से पढ़ना, सीएजी है क्या चीज़ है भाई, क्या वाला है, ये ऑडिटिंग कर रहा है तो किस चीज़ की कर रहा है, तो इसको पढ़ लेना आर्टिकल 148 को अच्छे से। इसके बाद हम फिर से मैंने जैसे बताया कि पार्लियामेंट और जैसा मैंने पहले बताया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को साथ में पढ़ना है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर की सारी चीज़ें एक साथ पढ़ लेना है। इनकी क्या क्या पावर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और इनकी जुडिशियल पावर, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है ना। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी है, पॉकेट विंडो, ये सब जो चीज़ें आती हैं वो प्रेसिडेंट के साथ आती है, इनके साथ भी कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक ना। ये विथहोल्ड कर सकते हैं अपने गवर्नर साहब हमारे, विथहोल्ड कर सकते हैं एसेंट अपनी, और फिर कुछ चीज़ों में ये वापस भी भेज सकते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए। लेकिन उसके बाद अगर वहाँ से वो वापस भेज दिया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू इनके पास, इनको करना ही पड़ेगा उसको पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इनके 169 आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आपके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का एबोलिशन दे रखा है, क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आप पूरा का पूरा स्किप कर सकते हो। 169 के बाद आपके मतलब का कोई नहीं पेपर के हिसाब से। इसके बाद आपको डायरेक्ट आना है आर्टिकल 239 पे। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्यूटीज दे रखा है, वो आपको देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्यूटीज। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अंदर से कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें बस डायरेक्ट पूछ लेते हैं आर्टिकल 263 क्या है। सेम चीज आपके फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में भी है। तो ये चीजें आपको बस इनके आर्टिकल याद रखने कि इसमें इतना दे रखा है। फाइनेंस कमीशन को एक बार अंदर से ही पढ़ लेना, पढ़ सकते हो। इसके बाद आते हैं फ्री ट्रेड वाले में 301 आर्टिकल 301 देख लो। इसके बाद डायरेक्ट आपको पढ़ना है 312, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, 315 स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी 315। इसके बाद आपको डायरेक्ट देखना है 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इलेक्शन कमीशन क्योंकि अभी बहुत झोल चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को भी देख लेना, ज़्यादा डीप में नहीं पूछते, हल्का फुल्का पूछ लेते हैं। इसके बाद आपको इसके बाद डायरेक्ट आपने आना है 343 आर्टिकल 343 और 351 तक, आई थिंक 351 या 350 तक आपको देखने हैं। ये आपकी जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है कि क्या होगी स्टेट की लैंग्वेज, क्या नहीं होगी, ये सब दे रखा है इसमें, ठीक है। तो आर्टिकल 343 से आपको 350 तक आपने देख लेना है। और इसके बाद आपके जो आते हैं 352 से लेकर 361 तक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों दे? क्योंकि उसमें इमरजेंसी पावर्स दे रखी है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सारे को बहुत दिल से पढ़ना, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है। 352 से लेकर 361 तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे पढ़ने हैं अंदर के, मैं कुछ मत छोड़ना। इसके बाद आते हैं डायरेक्ट हम आते हैं 368। इसमें आपने पढ़ना है अच्छे से कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपकी 368 में दे रखी है। इसके बाद आपको 370 एबॉलिश हो चुका है, इसलिए वो आपके लिए काम का नहीं है। इसके बाद के आर्टिकल्स आपके लिए कोई मतलब के नहीं बनते हैं। बस आपको जो करना है वो 368 आर्टिकल तक आपको चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। और जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं अभी इस वीडियो में वो सारे देख लेना है। इसके बाद अगर मैं पॉलिटी में बात करता हूँ तो भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि 20 रुपये का चार्ट पेपर ले आओ। उसमें आपके सारे जो 20 रुपये का चार्ट पेपर है उसमें सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके जो इंपॉर्टेंट है वो दे रखे हैं। अगर नहीं भी ले पाओ तो मेरे को मैसेज कर देना, नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा अपने, मैं आपको मैसेज वो दे दूंगा आपको एक लिस्ट कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने शेड्यूल बहुत दिलो जान से पढ़ने हैं। 5 और 6 शेड्यूल में कंफ्यूजन नहीं होना है। आसाम की बात करी गई 6 में, ये सारी चीज़ें देख लेना। इसके बाद आपके लिए जो जितने बाद में आए 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th और 12th, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। 11th और 12th को अच्छे से देख लेना। नगर पंचायत और नगर पालिका की बात की गई है, और इसीलिए मैंने आपको जो आर्टिकल 243 मैंने नहीं बोला, क्योंकि नगर पंचायत और नगर पालिका को अगर आप शेड्यूल में ही पढ़ लोगे तो वो आपके लिए कवर हो जाएगा, उसमें आपको अलग से आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट स्टार्ट होता है, वहाँ से स्टेट्स के हाई कोर्ट, और वो आर्टिकल 235 तक आपको सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं। ये डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, अगर इनके कुछ आर्टिकल्स डायरेक्ट भी पूछते हैं, बाकी इनको अंदर से पूछ लेते
पूछ लेते हैं कि 2 स्टेट का काम बनाया जा सकता है या नहीं, सेम हाई कोर्ट ये वो, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। गवर्नर में एक चीज़ याद रखना, गवर्नर में क्या है कि गवर्नर अगर अपॉइंट किया जा सकता है क्या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, तो हाँ भाई कर सकते हैं। और उसकी जो सैलरी होगी वो किसके फंड से होगी, स्टेट के फंड से होगी, किसी एक के स्टेट के फंड से होगी, या सब जिस स्टेट का वो गवर्नर रहेगा उससे रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये सारी चीज़ें देख लेना। आई होप आपका ये वीडियो आपको मददगार रहेगा, और अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, इतना कर ज़रूर लेना, अगर पॉलिटी पोर्शन में कहीं भी डाउट आता है तो मैं क्लासेस भी देता हूँ, मैं सेशंस लेता हूँ ऑनलाइन ही। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं नंबर अपना नीचे मेंशन कर दूंगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।